तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से बंधा हुआ हो तो वो कभी लीनियर मूव नहीं करता, वो रोटेट करता है, वो सर्किल में मूव करता है, वो टर्न करता है। रेफ्रिजरेटर का जब हम गेट खोलते हैं तो वो ऐसे सामने नहीं आ जाता, वो रोटेट करता है। दरवाज़ा खोलते हैं, वो रोटेट करता है। एनी काइंड ऑफ डोर, वो रोटेट करता है। अच्छा, बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा है जिस पे जब आप फोर्स अप्लाई करो तो वो लीनियर मूव नहीं करता, उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। ये टर्निंग इफेक्ट हम इससे पिछली वाली वीडियो में जान चुके हैं कि ये 2 डायमेंशंस में बात हो रही होती है, यानी लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर में बात हो रही होती है, फोर्स नहीं बल्कि टॉर्क में बात हो रही होती है। तो इस टॉर्क के बारे में जो हम जान चुके थे और उसमें जो कुछ जानना बाकी था वो अब हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद समझेंगे, टॉर्क के डायरेक्शन को समझेंगे, एंड that will be enough, I guess. So hi guys, this is me Abdul Wahab and you're watching Phillips Talks with Wahab. तो स्टूडेंट्स, टॉर्क के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कुछ कंसिडरेशन करते हैं यहाँ पे और कुछ डायग्राम्स समझते हैं। टॉर्क तो किसी भी बॉडी पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्योंकि वो बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसमें मौजूद हर एक पार्टिकल उसी अमाउंट से रोटेट करता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्किल में रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर मौजूद हर एक पार्टिकल भी सर्किल में ही वैसे रोटेट कर रहा है, यानी उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट में जितना टॉर्क है तो वो उन तमाम छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल हैं ना, उन सब में प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का नेट या रिजल्टेंट टॉर्क होगा, ठीक है, बहरहाल। लेकिन हम ड्राइव करने के लिए सिर्फ एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, पूरे होल ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो कि पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा, ठीक है। यानी वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर मौजूद कोई भी एक पार्टिकल। तो करना क्या है कि देखो, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन के ये ओरिजिन से इस तरह बाहर की जानिब आपकी तरफ आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या आ रहा है भाई? ये देखो, एक्सिस ऑफ, बाहर निकल गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये वाला पॉइंट जो यहाँ ये बनाया है, ये पॉइंट है जिसका कुछ मास m है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन इस पार्टिकल को ऐसे रोटेट कराने के लिए हमें इसमें टॉर्क प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अब क्या होगा भाई? सबसे पहले देखते हैं कंसिडरेशन। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसका मास m है। ये रहा वो पार्टिकल, उसका कुछ थोड़ा सा मास m, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, और उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। जाहिर सी बात है कि टॉर्क प्रोड्यूस कराना है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ जो किसी पॉइंट से, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स हो तो वो घूमने लग जाता है, ठीक है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो लिहाजा उस पार्टिकल पे फोर्स F लगाएंगे, और F क्योंकि एक वेक्टर है तो उसको वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। नाउ लेट R be the position vector of the particle which is also the position vector of the point of application of the force। यह R क्या चीज़ है?
यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये जो वेक्टर ड्रॉ किया है ये वो पोजीशन वेक्टर आर है जो किसकी पोजीशन बता रहा है, इस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो वेक्टर आर है या तो ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो पॉइंट है भाई, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये लिखा हुआ कहेंगे भाई, ऑल्सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो भाई ये जो पॉइंट है ये वो पार्टिकल भी है और इसी पार्टिकल पे ये वही पॉइंट है जिस पे आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड, तो यही वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो उसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है भाई। अच्छा, अब नाउ द फोर्स F कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस फोर्स F को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे भाई? क्योंकि देखो ये आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो कि उस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है ऐसे। ठीक है, अब इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, कैसे लग रही है? ऐसे, यानी कि इस पोजीशन वेक्टर R और इस फोर्स वेक्टर F के दरमियान पहले तो एंगल चेक करेंगे। इनके दरमियान एंगल कैसे चेक होगा? कभी भी दो वेक्टर की हेड टू टेल से एंगल नहीं मालूम किया जाता, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को ड्रैग कर देंगे ऐसे आगे की जानिब, यानी कि इस तरह, यूं ऐसे, तो पता चल जाएगा कि इनके दरमियान एंगल कितना है। तो यूँ मान लें कि इसी को ड्रैग करके यूँ ले आए, ये शो कराया, तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये फोर्स वेक्टर F और R वेक्टर के दरमियान एंगल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्यों इसको रिजॉल्व कर रहे हैं? देखें, अगर तो कोई दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई एंगल बन रहा हो तो किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर रिजॉल्व कर सकते हैं उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए। तो जैसे कि इस वेक्टर के ऊपर ये वाला वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर के ऊपर फोर्स वेक्टर है, तो क्योंकि ये दोनों अभी अगर बज़ाहिर हम इस एंगल को देखें तो ये एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर है, तो लिहाजा फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में। अगर तो आप इस वेक्टर के अलोंग वाले एक्सिस को बेस मान लो या वो एक्सिस मान लो जिसके अलोंग थीटा बन रहा है, तो लिहाजा फोर्स का अलोंग वाला कंपोनेंट, पैरेलल वाला कंपोनेंट कहलाएगा F cos थीटा। क्या कहलाएगा? F cos थीटा। क्यों? ये F पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इसी पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, और यहाँ से एंगल भी बन रहा है, इसलिए ये cos है। दूसरा वाला कंपोनेंट इसी वाले कंपोनेंट के ऐसे बना हुआ है, कैसे? परपेंडिकुलर, तो वो कंपोनेंट हमारा F परपेंडिकुलर है F sin थीटा। तो ये जो वेक्टर F है ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, F पैरेलल F cos थीटा, F परपेंडिकुलर F sin थीटा। अब देखो, इस पार्टिकल पे लगने वाली दो फोर्सेस आ गई हैं जो कि इसमें मुमकिन टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। F पैरेलल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अ पुलिंग फोर्स। अ पुलिंग फोर्स। देखो, इस पार्टिकल को ये वाली फोर्स पुल कर रही है, खींच रही है। क्या ये वाली फोर्स इस पार्टिकल को आपके नज़रिए से घुमा सकती है? अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं से बंधा हुआ है और आप उसको ऐसे खींच रहे हो तो क्या वो सर्किल में घूमेगा? नहीं, आप उसको पुल कर रहे हो। तो बेसिकली ये इसको क्या कर रही है? ये इसको पुल कर रही है। पुल करने का मतलब है इसको यहाँ से तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये कौन सी फोर्स है? पुलिंग फोर्स पैरेलल टू आर, पैरेलल टू आर। ये पुलिंग फोर्स आर के पैरेलल है। नाउ परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहला रही है? रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स डेफिनेटली दो फोर्सेस थी, एक तो पुल कर रही है, तो दूसरी वाली क्या करेगी कि अगर जैसे कि ये मार्कर है, ये एक जगह से ऐसे फिक्स है और मैं इसको यूँ खींच रहा हूँ तो ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसको यूँ खींच रहा हूँ तो ये रोटेट करेगा, है ना? तो ये देखो, इसको यूँ खींचा
इसने रोटेट नहीं करा। अब इसको यूं खींचेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, समझ आनी चाहिए बात। तो ये जो F परपेंडिकुलर है ये रोटेटिंग फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है टू R एज शोन इन द फिगर। अब देखो फिगर सिंपल है, x एक्सिस y एक्सिस, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको हमने घुमाना है, ये उस पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई हुई और वो फोर्स दो हिस्सों में टूट गई, F पैरेलल और F परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर तो आप पहले से ही परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते तो फोर्स को टूटना नहीं पड़ता, क्योंकि याद रखना कि टॉर्क जो है वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स से ही प्रोड्यूस होगा, पैरेलल या पुलिंग फोर्स से प्रोड्यूस नहीं होगा, रोटेटिंग या परपेंडिकुलर फोर्स से प्रोड्यूस होगा। सो लिहाजा अगर तो आप जो फोर्स अप्लाई करते हो उसका एंगल पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री नहीं है तो वो टूट जाएगी दो टुकड़ों में, और उसका जो परपेंडिकुलर वाला टुकड़ा होगा वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा। लेकिन अगर तो आप डायरेक्टली ये वाली फोर्स अप्लाई करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुई? F परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये आपका पोजीशन वेक्टर और ये आपको घुमाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि देखो टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए फोर्स का बड़ा अहम किरदार है, और उस फोर्स के लिए तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैंने आपको बताई थी इससे पहले कि कितनी फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी F, कितनी फोर्स, कितनी फोर्स, कितनी ज़्यादा फोर्स। फिर कहाँ, वेयर फोर्स, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस R और D, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, यानी आप उस पॉइंट पे कहाँ फोर्स लगा रहे हो। लेकिन कहाँ हमेशा लोकेशन बताती है, लोकेशन का हमेशा एक रेफरेंस होता है। अब इसका रेफरेंस कहाँ है? ओरिजिन से। आपने इसको सेंटर से फिक्स किया हुआ है, तो आप इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस हुआ वही वो R हुआ, वही वो D हुआ या वही वो हुआ, इसको मैंने बता दिया था लास्ट टाइम, मूवमेंट R। पहली बात फोर्स कितनी, दूसरी बात फोर्स कहाँ का मतलब है मूवमेंट R में द डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये बात कुछ बाद आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या कि इनके दरमियान एंगल, ये भी मैंने बता दिया था एंगल। अब एंगल का मैंने यहाँ समझा दिया कि एंगल का मतलब ये है कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल मैटर करता है। अगर तो वो एंगल स्मॉलर है, 90 से छोटा है, तो वेक्टर F ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर वो एंगल 90 है तो उसी से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो परपेंडिकुलर वाली कहानी बहुत ज़्यादा अहम है यहाँ पे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को। हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं टॉर्क के लिए, और उसकी कुछ नेचर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आगे देखते हैं उसके कि डायग्राम मिटा चुका हूँ मैं, रिवाइंड करके डायग्राम देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है भाई। नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर डेट F पैरेलल जो था वो पुलिंग था कंपोनेंट और F परपेंडिकुलर रोटेटिंग कंपोनेंट था। दैट इज ओनली F परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द बॉडी अबाउट पॉइंट O। बता दिया था कि दो कंपोनेंट हैं, पुलिंग और रोटेटिंग। पुलिंग का कोई किरदार नहीं है, रोटेटिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट, ठीक है भाई। अच्छा जी, नाउ टॉर्क के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीसरी का बल्कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें क्या थी? कितनी फोर्स यानी फोर्स, कहाँ फोर्स यानी मोमेंट आर्म, और फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान कितना एंगल, जो कि अभी अगले स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। नाउ तो अब इसमें फॉर्मूला बनाने में दो चीज़ें चाहिए। वो क्या चाहिए कि
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस ऑफ बॉडी या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी मूवमेंट आर, यानी कि आर। तो टॉर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि जब हम लीनियर और एंगुलर के रिश्ते पढ़ रहे थे तो लीनियर और एंगुलर के रिश्तों में आपने देखा था ना कि S इक्वल्स टू आर थीटा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। तो ये भी भाई लीनियर और एंगुलर का ही रिश्ता है। टॉर्क इक्वल टू आर एफ, टॉर्क इक्वल टू आर एफ, ये एंगुलर, ये लीनियर, और ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन वही है जो वहाँ उस आर की थी, बट डायमेंशन सेम है क्योंकि दोनों का यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ ये उस सर्किल का रेडियस मुमकिन तौर पे नहीं होगा, या कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ रेडियस नहीं रख रहा है, इसका नाम यहाँ रखा है क्या, मोमेंट आर्म। ठीक है भाई, अच्छा जी। नाउ तो उससे बहुत कुछ सिमिलर है, आप उससे समझ सकते हैं इसको। नाउ सो आर एफ परपेंडिकुलर, तो इसमें जो है आपका आर एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ परपेंडिकुलर जो है वो एक साइन कंपोनेंट होता है, लिहाजा ये यहाँ बता दिया है, तो एफ साइन थीटा। अब इसमें देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान का एंगल, याद रखना ये एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो मिनिमम कम से कम टॉर्क होगा, या फिर वो जो फोर्स वेक्टर है वो रिजॉल्व हो जाएगा अपने कॉम्पोनेंट में, एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा जी। नाउ ये थीटा क्या है, इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द पोजीशन पॉजिटिव। तो जैसे कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क के बारे में बता दिया था कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन रखेगी। ठीक है, अच्छा जी। अब टॉर्क अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि इससे पहले हमने देख लिया है कि आर एफ साइन थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, लेकिन क्योंकि अगर वो एक वेक्टर है तो लिहाजा उसको डिफाइन करने के लिए एक अदद यूनिट वेक्टर लगाया जाएगा। यूनिट वेक्टर के लिए हम यहाँ पे एन कैप का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो एन कैप डिफाइन करेगा किस चीज़ को, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेगा। अच्छा, ना आर एफ साइन थीटा को हम इन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट करो और उसके नतीजे में वेक्टर आ जाए तो उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या फिर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड टाइम्स द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर आपको याद होगा। तो आर एफ साइन थीटा को हम आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, बशर्ते कि आर एफ साइन थीटा के साथ एन कैप भी लगा हुआ हो, यानी यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जा रहा हो। ठीक है ना, तो यहाँ आर क्रॉस एफ ये मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। चलिए, एन इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। जो यूनिट वेक्टर होगा एन, वो दोनों वेक्टर के, कौन से दोनों वेक्टर, ये वेक्टर एफ वेक्टर और ये वेक्टर आर वेक्टर, दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सेम एज क्रॉस प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, अच्छा। नाउ यहाँ तक हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा आर क्रॉस एफ। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगेन इस डायग्राम को दोबारा मैंने बनाया, ये वो पार्टिकल था जिसका पोजीशन वेक्टर आर था। अगर आप इस पार्टिकल पे ये फोर्स अप्लाई करोगे एफ, है ना, तो वो ब्रेक हो जाएगी एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो इस एफ साइन थीटा और इस मोमेंट आर्म के नतीजे में इस पार्टिकल में टॉर्क पैदा होगा और ये टर्न करने लग जाएगा, यानी टर्न करेगा, रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसमें जो टॉर्क पैदा होगा वो किस जानिब होगा, ये आपको राइट हैंड रूल से समझना है, राइट हैंड रूल। अब अगर ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, तो इसमें आप राइट हैंड के मुताबिक आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ये फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं, अगर ये फिंगर की जो डायरेक्शन है ये टर्न की डायरेक्शन को बताती है इस तरह से, तो ये अगर ये टर्न की डायरेक्शन को बताती है तो ये जो थंब जहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन को टॉर्क की डायरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ये टॉर्क की डायरेक्शन कैसे, कि
कोई चीज़ जब टर्न करेगी तो उसके दो पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, अगर तो रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसकी या तो डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगी या इनटू द पेज होगी। आपको अपने राइट हैंड से समझना है। अब राइट हैंड से मुराद ये है कि जैसे कि ये राइट हैंड है और राइट हैंड के मुताबिक अगर आप इस तरह से, ठीक है, या मैं यूँ समझाऊँ कि इस तरह से रोटेट करते हैं कि ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स इस रोटेशन के डायरेक्शन के अंदर हैं ऐसे, तो ये जो थंब होगा ये जो कि आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा, यानी टॉर्क किस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो इसमें जो थंब की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन है, लाइक दैट कि अगर रोटेशन किस तरफ है? इस तरफ। जो टॉर्क पॉइंट करेगा वो इस तरह से आपकी जानिब पॉइंट करेगा, ऐसे जैसे आपकी तरफ बाहर आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जब स्क्रू ड्राइवर के लिए हम जब किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू को टाइट करने के लिए हम डेफिनेटली से बात है इसको ऐसे घुमाएंगे। जब हम इसको इस तरह घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो स्क्रू टाइट नहीं होता, स्क्रू बाहर आ जाता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा उलट बता दिया। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू बाहर आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको नट स्क्रू को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन को अगर आप इस तरह से समझ लीजिए कि इस तरफ, यानी कि इस तरफ, यानी अगर आपकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है तो थंब जो है वो इनवर्ड पॉइंट करेगा, थंब जो है वो इनवर्ड पॉइंट करेगा, लाइक दैट कि अगर ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है ये आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो जो टॉर्क है वो इनटू द पेज पॉइंट करेगा। जैसे कि जब नट को या स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो टाइट करने के लिए हम उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और लूज़ करने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स के जो कैप होते हैं, बॉटल्स के कैप को खोलने के लिए याद रखना, बॉटल की कैप आप खोलते कैसे? जब आप उसको खोल रहे हो तो आप उसको ऊपर की जानिब यानी अपनी तरफ ला रहे हो, तो अपनी तरफ लाने के लिए आपको याद रखना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो बॉटल की कैप को खोलने के लिए लाइक दैट इस तरह से, तो आप उसको यूँ घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो ऊपर की जानिब आएगा। तो जिस जानिब वो आ रहा है वो टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप उसको बंद करोगे, टाइट करोगे तो क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इनटू द पेज या नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वो ऐसे टाइट करने से अंदर की तरफ जाएगा या यूँ टाइट करोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो वो डायरेक्शन किसकी होगी? टॉर्क की होगी, ठीक है। यहाँ मैंने समझाया कि टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में। फर्दर फिलहाल मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ तक मैंने समझाया कि टॉर्क का फॉर्मूला R×F है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि टॉर्क के फॉर्मूले को हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो था वो अभी तक हमारे पास चल रहा था RF sin थीटा और वहाँ से वो बन गया क्या? R×F। अच्छा, इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है? वो ये है कि आप RF sin थीटा नहीं बल्कि R sin थीटा और F का प्रोडक्ट ले लो, है ना, एक ही बात है। आप sin थीटा को F के साथ नहीं R के साथ रख दो, तो इसका मतलब ये कि इस बार आप जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो फोर्स का नहीं ले रहे हो बल्कि वो मोमेंट आर्म का ले रहे हो। वो किसका ले रहे हो? मोमेंट आर्म का। अच्छा, तो मोमेंट आर्म के साथ अगर आपने sin थीटा लगा दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। हमारे पास ये जो डायग्राम बनी हुई थी, इस डायग्राम में ये आपका R वाला वेक्टर था इस तरह से, सही। और दोबारा यहाँ बता देता हूँ, इसमें ये R का वेक्टर था, सही भाई, और R के वेक्टर के साथ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही थी। तो R और F के दरमियान एंगल क्या था? इस तरह से हमें पता चलता है कि R और F के दरमियान एंगल ये था, इस तरह, है ना। अच्छा, अब ये जो एंगल थीटा है ये R और F के दरमियान है। अगर आप यहाँ से ये वेक्टर ड्रॉप करें, ठीक है, तो
यहाँ बनने वाला जो एंगल होगा वो यही होगा जो एंगल ऊपर बनेगा। यानी जो एंगल आर और एफ के दरमियान बन रहा है थीटा, वही एंगल थीटा हम डायग्राम में इस ट्राइंगल में यहाँ पे भी बना देंगे। ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे या दोनों थीटा होंगे। सही है। अब अगर इस राइट ट्राइंगल में ये एंगल थीटा बनता है तो इसको ओ पी और क्यू नाम दिया, ट्राइंगल ओ पी क्यू। इस ओ पी क्यू के ट्राइंगल में आप गौर करें कि जिस साइड से एंगल बन रहा होता है उसको कॉस में लिया जाता है और उसके ऑपोजिट साइड को साइन में लिया जाता है। समझ आ रही बात? अब इस डायग्राम से आप समझो कि ये जो आर साइन थीटा है ये इस आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये रहा कौन? आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा इस आर वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब याद रखना कि फोर्स और मोमेंट आर्म, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर तो मोमेंट आर्म बिल्कुल इस तरह से कहूँ कि अगर आप फोर्स का कंपोनेंट नहीं लेते हो तो फिर आपको मोमेंट आर्म का कंपोनेंट लेना है, या अगर आप मोमेंट आर्म का कंपोनेंट नहीं लेते हो तो आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना है, यानी किसी एक का साइन कंपोनेंट होना ज़रूरी है। अब देखो, अगर आप इसमें आर में ये नहीं लेते बल्कि इसका साइन कंपोनेंट लेते हो तो देखो साइन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे जा रहा है। उस साइन कंपोनेंट के साथ आप चेक करो फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब इसमें अगर आपने मोमेंट आर्म का साइन कंपोनेंट लिया है तो फोर्स का साइन कंपोनेंट नहीं लोगे। याद रखना इस बात को। क्या कहा मैंने? अगर आप मोमेंट आर्म का साइन कंपोनेंट ले रहे हो तो फोर्स का साइन कंपोनेंट नहीं लोगे, फोर्स एक्चुअल वाली फोर्स लोगे। तो अगर ये देखो, अगर ये आर का साइन कंपोनेंट है तो वो एक्चुअल वाली फोर्स क्या थी? ये थी ना। ये रहा आर का साइन कंपोनेंट और ये रही वो एक्चुअल वाली फोर्स। तो इनके दरमियान एंगल कितना है? वही 90 डिग्री। तो अभी भी यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये पार्टिकल ऐसे भी जो है वो क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। ठीक है, यानी ये आर साइन थीटा और ये एफ, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो लिहाजा आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। और विद दिस ट्राइंगल, इस फॉर्मूले को आपने क्या बनाया? साइन का रेशो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये रहा आपका ओ क्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है? ओ पी। ठीक है। नाउ ओ क्यू जो है वो आपका इस डायग्राम के मुताबिक किसके बराबर था? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को d कहा था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या था? r था। जो डायग्राम हमने इससे पहले बनाई थी आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा d है और ये डिस्टेंस हमारा r है। सो लिहाजा इसके अकॉर्डिंगली d बराबर हो जाएगा r साइन थीटा के। यानी सीधी सी बात ये है कि इस r के इस कंपोनेंट जिसको r साइन थीटा कह रहे हैं, एक नाम दे दिया d का। सही, ठीक। तो d बराबर होगा r साइन थीटा के। तो इस फॉर्मूले में जहाँ r साइन थीटा आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर क्या रहेगा? d। तो टॉ या टॉर्क बराबर होगा डी एफ के, या और करके एफ डी। अच्छा, ये जो सिंबल है इसको टॉ, TAU, टॉर्क इसका नाम है और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? टॉर्क को। तो यहाँ तक आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला दोनों तरीक़ों से आ गया कि या तो आप टॉर्क के फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? अगेन, या तो आप टॉर्क के फॉर्मूले को लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, या आप लिख सकते हैं आर साइन थीटा और एफ। दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से टॉर्क को लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, और फाइनली टॉर्क को सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर है किसके? एफ डी के। अच्छा, एफ डी जो हम लिख रहे हैं, ये जो एफ डी वाला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, याद रखना ये फॉर्मूला एफ डी वाला या डी एफ वाला हम जब लिख सकते हैं जब हमने फोर्स का कंपोनेंट ना लिया हो बल्कि मोमेंट आर्म का कंपोनेंट लिया हो, और प्रेफरेबली जो प्रेफर किया जाता है टॉर्क का फॉर्मूला वो एफ डी फॉलो किया जाता है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं उसमें मोमेंट आर्म का कंपोनेंट इस्तेमाल किया होगा। सो
अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मसला नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं या ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये वो सूरत है कि फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री होने का मतलब है जब भी आप कहीं साइन 90 इस्तेमाल करेंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन 90, तो साइन 90 1 ही हो जाता है। तो लिहाजा फार्मूला घूम फिर के आपका एफ डी ही आ जाएगा, भले आप साइन कंपोनेंट मोमेंट आर्म का लें या भले फोर्स का लें, बट उसको डिफ़ाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। तो टॉर्क क्या हुआ, अभी नतीजतन लिखते हैं कि टॉर्क क्या हुआ, इसका एक नतीजा हम वर्डिंग में फार्मूले में लिख देते हैं अभी। तो नतीजतन कंक्लूसिवली हम क्या कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जनरल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। याद रखना ये फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, ये फोर्स वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने पहले कि अगर तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि F और D, ये भी ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं F साइन थीटा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो R हो जाएगा। और अगर तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि R साइन थीटा, तो वो F हो जाएगा। इसमें ये जो R साइन थीटा है इसी को हम D के बराबर लेते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि या तो मोमेंट आर्म बग़ैर कंपोनेंट के एक्चुअल इस्तेमाल होगा या फिर अपने साइन कंपोनेंट के साथ इस्तेमाल होगा, रहेगा वो मोमेंट आर्म ही रहेगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें जो फोर्स वेक्टर है और मोमेंट आर्म का जो वेक्टर है उनके दरमियान जो भी एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से कम एंगल होगा तो उसमें कम टॉर्क होगा, 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए अगर एंगल 90 से कम होगा तो हम उसमें साइन की वो वैल्यू रख देंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, की पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे कि अगर तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने में मैंने बता दिया था कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरह से, तो उसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, इनटू द पेज होगी, और उस डायरेक्शन को लेंगे क्या, नेगेटिव। सही। अच्छा, इसी तरह ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इस तरह की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगी ये, इसमें टॉर्क आपकी जानिब आएगा, बाहर आएगा, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव टॉर्क। इसे बोलेंगे क्या, पॉजिटिव टॉर्क। अब जैसे जो पेडिस्टल फैन जब चलता है तो हवा आपकी तरफ फेंकता है, तो उसमें वो पेडिस्टल फैन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि हवा आपकी तरफ आ रही है। पंखा ऊपर जो चल रहा है वो भी जब हवा आपकी तरफ दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको पॉजिटिव आउटकम दे रहा है। तो पॉजिटिव आउटकम जब आपको मिलता है तो उस वक्त जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो लिहाजा कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो दो डायरेक्शंस में करती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, इनटू द पेज होगा, या अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो पॉजिटिव टॉर्क होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, आपकी जानिब होगा। और यहाँ तक टॉर्क के हवाले से जो कुछ भी बताना ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है, फार्मूला भी ड्राइव करवा दिया है, उसके कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। ठीक है, और अब यहाँ तक जो हमने बात की है ना वो सिर्फ टॉर्क की करी है। अब यहाँ टॉर्क का मतलब होता है सिर्फ सिंगल टॉर्क ना। अब इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये बताऊँगा, या उस नए कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे जिसे कहेंगे कपल, या कपल ऑफ टॉर्क। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए एक हाथ नहीं दो हाथ का इस्तेमाल होता है, एक फोर्स नहीं दो फोर्स का इस्तेमाल होता है। वो जो दो फोर्सेस होती हैं वो कपल में काम करती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कार का स्टीयरिंग को आप इस तरह घुमाते हैं तो इस पर आप इस हाथ से भी और इस हाथ से भी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा अब अगली वीडियो में मैं आपको कपल को इंट्रोड्यूस कराऊँगा और कपल को ही ड्राइव भी कराऊँगा। यहाँ तक के लिए इतना ही है। डेट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।